हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। क्योंकि आप देख सकते हैं यह सीरीज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ के लिए चल रही है, लेकिन ये वीडियो यूपीएससी के लिए भी उतना ही लाभदायक है जितना अन्य एग्जाम्स के लिए। इसमें हम 15-20 मिनट में राष्ट्रपति पूरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इस सीरीज का फ़ायदा अगर जानना हो तो ऑलरेडी 4 वीडियो बन चुके हैं, उसमें से जो पहला और दूसरा वीडियो है उसमें आप फ़ायदे देख सकते हैं। समय नहीं है, बर्बाद ना करें, इसलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम वही अपनी भारत की राज्य व्यवस्था इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाल के कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन आपके पास ये बुक होगी, इसमें कैसे पढ़ें इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं इससे पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप भी अपनी किताब लेकर बैठें और जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो लगाते हैं सवाल। जैसे पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि राष्ट्रपति किस भाग में है, तो भाग 5 में है, सबको पता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। आ जाता है जो मिलान करने को आता है ना, मैचिंग, कि एक तरफ प्रेसिडेंट दे दिया, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी, और दूसरी तरफ अनुच्छेद दे दी या भाग दे दिए, तो वहाँ पे क्वेश्चन एक भाग से आता है, दूसरा अनुच्छेद से आता है। तीसरा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि संघ की कार्यपालिका में कितने लोग होते हैं, शायद पीसीएस में ही या आरओ में पूछा गया था कि ऊपर लिखा था संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन कौन होता है, तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी के साथ शायद मुख्यमंत्री भी दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर आ सकता है कि संघ की कार्यपालिका में 5 लोग होते हैं, तभी मैंने लिख भी रखा है 5%। एक तो राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल जितने भी मंत्री होते हैं, और फिफ्थ होता है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी होता है संघ की कार्यपालिका में, ये ध्यान रखने की बात है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य प्रमुख कौन होता है, भारत का राज्य प्रमुख कौन है, तो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। फिर राष्ट्र की एकता, अखंडता, शुद्धता का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे भी, तो निर्वाचन जो होता है वो संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, तभी मैंने अलग से भी निर्वाचित लिख के रखा है, क्योंकि विधानसभा के भी, लेकिन निर्वाचित, मनोनीत, न लोकसभा राज्यसभा के और ना ही विधानसभा के। इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कुछ राज्य जहाँ के विधानसभाओं के लोग भी भाग लेते हैं, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो एक शब्द याद रखना, निर्वाचित, 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 चाहे वो दोनों सदन हो, चाहे विधानसभा हो राज्यों की, और चाहे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा हो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है, तो अगला क्वेश्चन बनता है राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, राज्यों तक संघ के मध्य भी समानता हो, इस बात पे जोर दिया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया गया कि विधायकों का मूल्य और सांसद का सदस्य का मूल्य क्या होता है, तो आप इस फार्मूले से देख सकते हैं राज्य की कुल जनसंख्या कितनी और वहाँ कितने विधायक हैं, उसे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे सांसद के लिए सभी राज्यों के विधायक, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। अगला कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत से होता है। अब ये होता क्या है, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी लंबी। मैं आज रिवीजन के मूड में हूँ तो उतना ज़्यादा फैला नहीं पाऊँगा, लेकिन जो पढ़े हैं पहले से उन्हें पता है। तीसरा, मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे सांसद विधायक में जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो बन जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको एक ऐसा डिजिट पार करना अनिवार्य है, तभी आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। सबसे ज़्यादा वोट पाने से राष्ट्रपति नहीं बनते हैं। अब वो निश्चित मतों का भाग क्या है, तो कुल वैध मत कितने पड़े उसको 2 से डिवाइड करेंगे, +1 होगा। जैसे मान लो 500 वैध मत पड़े तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 500 का 2 से डिवाइड करने पर 250 आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 251 वोट जिसे मिलेंगे वो। अब ये वरीयता के क्रम क्या होता है, ये जिसको पढ़ा है वो पता होगा, रिवीजन में थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा। अगर किसी को 50+1% वो 50% प्लस वोट नहीं मिले तो मतों का स्थान की प्रक्रिया है। अगर कोई विवाद हो जाता है कि चुनाव में या राष्ट्रपति के कि कैसा क्या, तो उच्चतम न्यायालय जो है वो जांच व फैसला करके उसका फैसला अंतिम होता है। ठीक है। और अब प्रत्यक्ष चुनाव क्यों चुना गया, क्यों प्रत्यक्ष चुनाव नहीं चुना गया, उसके कई कारण थे, तो आप इसको पैराग्राफ को पढ़ के पता कर सकते हैं कि नाम मात्र का कार्यकारी क्यों चुना गया। फिर आगे बढ़ते हैं। आर्यताएँ, शपथ और शर्तें महत्वपूर्ण है। तो आर्यता क्या क्या है, तो पहली बात तो इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, बहुत अलग अलग परीक्षाओं में। तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, जन्म से ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ब्रिटेन का है, भारत में आके भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, भारत का नागरिक बन जाता है, तो वह भी राष्ट्रपति बन सकता है हमारे यहाँ। दूसरा, 35 वर्ष की आयु
तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता। और चौथा, किसी लाभ के पद पर ना हो। अब राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मंत्री लाभ के पद नहीं माने गए हैं, तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट है। और वो ये सब आ चुका है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने जरूरी होते हैं। फिर यहाँ आएंगे राष्ट्रपति का शपथ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो मैंने टिक लगा रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रपति संविधान और विधि का, सीधे पूछा था, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करने की शपथ कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, कौन शपथ दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश, यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। अगर मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पे या नहीं है उस समय, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। फिर आगे चलते हैं। तो संविधान ये बनी हुई है, इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं कि कौन कब बना, पूरा हायरार्की आता है। यूपीपीसी से आरओ में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसमें एक चीज़ ये भी देखना है कि निर्विरोध कौन बना था। तो एन संजीवन रेड्डी जो साहब हैं, वो निर्विरोध बने थे। और आप देख सकते हैं कि एकमात्र वो ऐसे हैं जिन्होंने निर्विरोध राष्ट्रपति बन के दिखाया। फिर आगे चलते हैं, शर्तें क्या क्या हैं। तो शर्तें संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। तो पद ग्रहण करने से पूर्व अगर किसी सदन का वो सांसद या विधायक है, तो वहाँ सदन त्याग पत्र देना पड़ेगा। कोई लाभ का पद ना हो, राष्ट्रपति भवन में रहना पड़ेगा, जो भत्ता वगैरह मिलेगा वो रखना पड़ेगा, और ये सब है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पेंशन भी मिलती है और इन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। विशेषाधिकार क्या प्राप्त है? तो इन पर कोई कह सकते हैं जो आपराधिक कार्रवाइयाँ वगैरह हैं उनसे अनुमुक्ति है, लेकिन जो निजी कृत्य हैं उसमें 2 महीने का पूर्व नोटिस देकर हम कार्रवाई हो सकती है। पदावधि 5 वर्ष की है, उससे पहले भी महाभियोग लगाकर संसद हटा सकती है। महाभियोग क्या है? तो आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो महाभियोग हम पढ़ सकते हैं कि एक ही संविधान में लिखा कि संविधान का उल्लंघन होने पर ही हम राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। जो अमेरिका वगैरह का राष्ट्रपति है वो अन्य कारणों से भी हटाया जा सकता है, लेकिन भारत के संविधान में लिखा है कि संविधान का उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। 1/4 सदस्य किसी भी सदन के यहाँ हस्ताक्षर करके लाएंगे नोटिस। 14 दिन का नोटिस देना चाहिए पहले से, 2/3 बहुमत से पास आउट हो। दूसरा सदन है वो भी 2/3 बहुमत से पास करे, और फिर हाँ, अगर वो सब सही है तो राष्ट्रपति जी हटाए जा सकते हैं। लेकिन महाभियोग संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी बन सकता है। इसमें कौन कौन भाग लेता है? क्योंकि हमने अभी पीछे देखा था कि राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं, तो दोनों सदस्य के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित, दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित। लेकिन यहाँ विधानसभा के लोगों का काम नहीं होता है, बल्कि संसद के दोनों सदस्य, चाहे वो नामांकित हो चाहे वो निर्वाचित हो, दोनों लोग भाग लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से ये पैराग्राफ पढ़ के आपको समझना है कि संसद के दोनों सदनों के सभी लोग भाग लेते हैं, विधानसभाओं के लोग भाग नहीं लेते हैं हटाने में राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला, हमारे यहाँ राष्ट्रपति पे कोई वो नहीं है कि एक बार बना दूसरी बार नहीं बन सकता, कितनी ही बार बन सकता है। जबकि अमेरिका में ऐसा है कि आप 2 या 3 कुछ ऐसा है कि उतने बार ही बन सकते हैं, उसके बाद आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। रिक्त हो जाए तो कब रिक्त होता है तो वो पढ़ सकते हैं। रिक्त हो जाएगा तो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अगर वो राष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के, वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। और अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो। अब आते हैं कर्तव्य और कार्य, राष्ट्रपति के जो क्या कर्तव्य और क्या कार्य हैं। तो पहला है कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से हर साल बनता है हर एग्जाम में। तो पहला कि सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम से होते हैं, कि राष्ट्रपति साहब ऐसा कर रहे हैं, राष्ट्रपति साहब ऐसा, सब काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। हमारे विदेशों में कोई डील होगी, कोई कुछ भी होगा, वो सब राष्ट्रपति के नाम पे होगा। दूसरा, वह नियम बना सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। वो नियम बना सकते हैं, ऐसे नियम भी बना सकते हैं जो मंत्री वगैरह के लिए कार्य करें, क्योंकि उनके नाम पे हो रहे हैं तो वो अपने तरीके से भी काम करवा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो वह प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, वो प्रसाद पर्यंत रहते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ ये वाला टिक लगा है मेरे, वहाँ समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आ चुका है या आने वाला। तो जहाँ जहाँ ऐसा टिक लगाया है मैंने वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आ चुका या आने वाला है, ध्यान रखिएगा। वह महान्यायवादी की नियुक्त करता है, उसका वेतन संसद नहीं निर्धारित करती है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए रुक के बता रहा हूँ, क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, ठीक है, और बहुत बार आ चुका है। अगला, वह भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं के अध्यक्ष सदस्य, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य, इन सबकी नियुक्तियां भारत के महान न्यायवादी वगैरह की सबकी नियुक्तियां माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन, वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों, विधायिका के प्रस्तावों की जानकारी प्रधानमंत्री जी से मांग सकते हैं।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकते हैं कि मंत्री द्वारा, मतलब ये आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं, लेकिन ये अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, रटने वाला कुछ इसमें है नहीं। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सब की नियुक्तियां भी टिक का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि क्वेश्चन आ चुका है किसी न किसी एग्जाम में। वह केंद्र राज्य विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केंद्र, यही यहाँ से उठा के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है। नीचे होगा प्रधानमंत्री, संसद और राष्ट्रपति, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। आप डेफिनेटली फंस जाएंगे, ठीक है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। मान लो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा नहीं है, तो वहाँ उपराष्ट्रपति के थ्रू, प्रशासक के थ्रू सीधे राष्ट्रपति संभालता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। क्वेश्चन आ चुका है, और सही बताएं तो मुझसे भी एक बार गलत हो चुका है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है ना, कई जगह राज्यपाल को शक्तियाँ मिली हैं, कई जगह, तो ये ध्यान रखना, ये खुद इंपॉर्टेंट है, टिक लगा है, समझ जाइए कि इंपॉर्टेंट है, आ चुका है किसी ना किसी एग्जाम में, ये आने वाला है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब आगे चलते हैं, विधायी शक्तियाँ। तो संसद की बैठक बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन कर सकता है, वह प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है, संसद को सतत संदेश भेज सकता है किसी लंबित विधेयक पे, या वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होने पर वह सदन की अध्यक्षता किसी को सौंप सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कोई बहुत, ये अंग्रेजी भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करते थे, ये हट चुका है। लेकिन ये अब बताइए किस अधिनियम, किस कानून के थ्रू हटा है और कब हटा है, कि संविधान संशोधन के थ्रू हटा है, अगर संविधान संशोधन के थ्रू हटा है तो कौन सा था, तो ये सब आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला नाम, वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद नीति से खर्च संबंधी विधेयक, राज्यों की सीमा परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण, ये सभी विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है। विधायक को स्वीकृत कर सकता है, सुरक्षित रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनः पारित करवा सकते हैं, विधेयक जो राज्यपाल भेजते हैं उस पर स्वीकृत दे सकते हैं, वो सब भी विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। जल्दी इसलिए क्योंकि यह रिवीजन है, ना कि हम कोई पूरा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पूरा कवर जाएगा ही, आप समझ सकते हैं। अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन सदन की बैठक के 6 हफ्तों के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। वह महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा कि महानियंत्रक व लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो उसमें आंसर होगा संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति जो है वो संसद में रखता है, ठीक है। अंडमान निकोबार के लिए, पुडुचेरी के लिए नियम बना सकता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, पुडुचेरी, ये क्वेश्चन आ चुका है, मुझे याद है, यानी आयोग ने ही पूछा है। अब यूपीएससी ने पूछा है कि यूपीपीएससी ने पूछा है, ये मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ क्वेश्चन आ चुका है। मैं एग्जाम दे रहा था, उसमें आया था ये, और मैं आयोग के ही एग्जाम देता हूँ, तो किसी न किसी आयोग में ही पूछा गया है। हम वित्तीय शक्तियों की बात कर सकते हैं कि धन विधेयक पूर्वानुमति से ही पास किया जाता है, बजट पर संसद में रखवाते हैं, अनुदान की मांग पर सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। इसमें उतना वित्त आयोग का गठन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं न्यायिक शक्तियों पे। बात करते हैं न्यायिक शक्तियों में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सबकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। उच्चतम न्यायालय से कोई सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी तो वो राष्ट्रपति मान सकते हैं नहीं। सलाह का मतलब ये होता है ना, हम किसी से सलाह ले रहे हैं, उसने सलाह दी, अब ये थोड़ी वो कहेगा कि सलाह लिए तो माननी पड़ेगी। जो व्यक्तियों को सज़ा मिल चुकी है, तीसरा पॉइंट है कि जिन व्यक्तियों को सज़ा मिल चुकी है उनको समाधान, राहत, माफ़ी, ये सब दे सकते हैं। और इस सैन्य न्यायालय में भी अगर सज़ा मिली है तो उसको भी ये राष्ट्रपति साहब माफ़ कर सकते हैं। जो भी केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सज़ा दी गई है उस पर भी क्षमा कर सकते हैं। प्राणदंड, इस पर इनका विशेष अधिकार है, क्योंकि राज्यपाल को साहब को ये प्राणदंड में माफ़ करने की शक्ति नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं तो कूटनीतिक शक्तियाँ, मैंने बता रखा है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होंगी, समझौते होंगे, वो सब राष्ट्रपति इनके नाम पे किए जाएंगे। संसद की अनुमति अनिवार्य है। सैन्य शक्तियाँ, सभी के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, सभी के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं संसद की अनुमति के अनुसार ही, लेकिन फिर भी करते नियुक्ति राष्ट्रपति जी ही हैं।
अब आपातकालीन शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति की निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं: 352, 356 और 365 और 360, पता ही होगा। अब आगे चलते हैं, अगला काम है वीटो शक्ति। तो हमें पता है कि 3 विकल्प हैं राष्ट्रपति जी के पास अनुच्छेद 111 के तहत: स्वीकृत दे सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। वैसे तो 4 प्रकार के वीटो हैं: आत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। लेकिन हमारे यहाँ विशेषित वीटो नहीं, ये अमेरिका में है, हमारे यहाँ नहीं है। तो बाकी आत्यंतिक वीटो आप पढ़ ही चुके होंगे, आपको पता ही होगा। पहला पेप्सू विनियोग विधेयक जो था उस पर लगाया गया था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, फिर 1991 में। ऐसे निलंबनकारी वीटो भी लगाए गए हैं और फिर पॉकेट वीटो भी। संविधान समुच्चय किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। आप देख सकते हैं टिक लगा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं आ चुका है। और कथन कारण में बन सकते हैं या स्टेटमेंट फॉर्म में बन सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा है। कभी लग चुका है पॉकेट वीटो, तो हाँ, 1986 में जैल सिंह जी ने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पे पॉकेट वीटो लगाया था। फिर 3 वर्ष पश्चात 1989 में आर वेंकटरमण जी ने पुनर्विचार के लिए भेजा, उसे रद्द कर दिया गया। फिर यह बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। टिक लगा है, इसका मतलब महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा राज्य विधायिका पर भी राष्ट्रपति वीटो लगा सकता है और कितनी भी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यहाँ भी समय सीमा का तय नहीं है। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो पहली तो बात तो 1 2 3 में है, अनुच्छेद याद रखना चाहिए। तरीका यही है, 1 2 3 याद कर लो, 1 2 3 अध्यादेश। अब क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है। एक स्टेटमेंट में किसी एग्जाम में आया था कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका के समानांतर है, तो वो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि समानांतर नहीं है। राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का कोई भी सदन या एक भी सदन सत्र में नहीं है। ऐसे एक ऊपर केस भी आया था 1970 में जो इस बात पे था। आगे हम पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की संतुष्टि को सद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। मतलब अध्यादेश क्यों लगाया गया, क्या वो सब, ये संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के वो हैं, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं। ये पैराग्राफ महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं कितना अंडरलाइन है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश पर वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानून पर होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट ये जांच कर सकता है कि संविधान के तहत है या नहीं है। बाकी इधर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है, मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी कर सकते हैं। दूसरा, अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है कि कोई नियम बनाया गया कि 1973 से मान्य होगा, ऐसा टाइप। संविधान संशोधन है तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, महत्वपूर्ण टिक लगाया है, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, अधिकांश लोकतांत्रिक राज्य जैसे अमेरिका ब्रिटेन में प्रयोग नहीं की जाती हैं अध्यादेश वाली शक्तियाँ। अब ये भी पॉइंट अच्छा है कि लोकसभा के नियम के अनुसार जब कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी, वो भी सदन को समझाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ अध्यादेश लेकर रख दिया। क्योंकि पता होना चाहिए ना क्यों आया था अध्यादेश और क्या। और इस पर ये सब अध्यादेश पुनः जारी करने के संबंध में मामला उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, डीसी वाद मामला, ये सब भी आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं क्षमादान करने की शक्ति, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं कि ये बस ध्यान रखना है कि ये न्यायपालिका से स्वतंत्र है और कार्यकारी शक्ति है राष्ट्रपति जी की, कार्यकारी शक्ति, ये ध्यान रखना, न्यायिक शक्ति नहीं है, कार्यकारी शक्ति है। दूसरा, क्षमा कर सकते हैं, लवकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं। ये क्या होते हैं ये भी आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। विराम क्या है, प्रविलंबन क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित नहीं कर सकते, मृत्युदंड वाले को पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकते, मृत्युदंड को थोड़ा कम रूप में कर सकते हैं, दंड परिवर्तित कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, माफ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उच्चतम न्यायालय ने कुछ बताया कि मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, आपको लिख कर देना पड़ेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श आवश्यक है, तो ये भी आप क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ सकते हैं। इसी में 2 पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक, राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती सिवाय वहां जहां राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावनापूर्ण अथवा भेदभावपूर्ण हो। दूसरा, जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे कोई सजा मिली है, मैंने राष्ट्रपति साहब को याचिका दी और उन्होंने रद्द कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2 दिन बाद दूसरी एप्लीकेशन भेज रहा हूँ, तीसरी भेज रहा हूँ, चौथी भेज नहीं, एक ही बार अगर रद्द हो गई तो बस आपका माफ़ी नहीं मिल सकती। फिर संवैधानिक शक्ति क्या है तो आप ये पढ़ सकते हैं, बी आर अम्बेडकर साहब और बहुत कुछ की इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं, अच्छा है। फिर यहाँ पे हमने कुछ किया है तो इसका मतलब महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थितिगत विवेक जन्य स्वतंत्रताएं हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल सलाह पर कर सकता है। ये कौन कौन से वहाँ हम इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो किसी लोकसभा को बहुमत नहीं मिला और किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो नया प्रधानमंत्री कोई भी नियुक्त कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति साहब के पास विवेकाधिकार शक्तियाँ हैं, जहाँ उसे मंत्रिमंडल की सलाह की जरूरत नहीं है। मंत्रिमंडल को विकसित कर सकता है, सदन में अगर विश्वास मत नहीं है तो लोकसभा को विकसित कर सकता है, या अगर मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है तो, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति का कैसा लगा आप बताइएगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उस पर बात कर लेता हूँ।
जैसे अनुच्छेद 52 है, तो 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जैसे 53 इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है कि संघ की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 में राष्ट्रपति जी का चुनाव है। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 57 में पुनः चुनाव के लिए अर्हता है। 58 में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता है। 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं हैं। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है। 61 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति साहब का महाभियोग की प्रक्रिया है। प्रक्रिया याद रखना, प्रक्रिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय है, महत्वपूर्ण नहीं है। 65 में इंपॉर्टेंट है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। फिर यहाँ पे 72 में क्षमादान इत्यादि की शक्ति है। तो 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श और सहयोग प्रदान करना है। 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है, जैसे मंत्री नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। 76 महत्वपूर्ण है, महान्यायवादी है, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। और फिर इंपॉर्टेंट है 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री जी के दायित्व। फिर 85 में सत्र बुला सकते हैं, सत्र अवसान कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण 111 क्योंकि इसमें संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना, तो वही कि रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं। 112 में बजट है, जो कि बजट शब्द संविधान में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। 123 हमें पता है, अध्यादेश है। 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श है। तो सब कुछ इस वीडियो में मैंने राष्ट्रपति से जो रिलेटेड है वो दे दिया। अब आप बताइए कैसा लगा, मेहनत ठीक लगी कि नहीं। मैंने इससे इसलिए पढ़ाया क्योंकि नोट्स बना के तो कोई भी पढ़ा रहेगा, लेकिन आपके पास एक बुक है जिससे कैसे पढ़ा जाता है वो आप इससे समझ सकते हैं कि इस बुक से कैसे पढ़ें। अलग से नोट्स बना के तो पढ़ाना उतना टफ नहीं है, लेकिन इसमें क्या महत्वपूर्ण है वो सारी पॉइंट आपको मिल गए और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं हुआ और सारा रिवाइज हो गया। इसमें से क्वेश्चन आपको PCS, RO, UPSC हर जगह मिलेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, आप लाइक से कमेंट सब्सक्राइब वो सब कर ही सकते हैं। और ये सीरीज़ क्यों चल रही है इसके लिए आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।